हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 मई 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 52 के बारे में। जहां पर इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स हैं, आपके इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं पेपर 1 के लिए, मई 2021 के लिए। उनको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर हम सितंबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको मंथली वाइज हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स की वीडियोस भी मिल जाएंगी। अगर आप वो वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस को आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अप्रॉक्सीमेटली 50 करंट अफेयर्स को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के लिए इन करंट अफेयर्स की आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आपको क्या करना होगा, आपको अपने टेलीग्राम में जाना होगा और टॉप पर सर्च करना होगा चैनल का नाम, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। देन वहाँ से जो चैनल ओपन होगा उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वही चैनल ज्वाइन करना है जिसमें अभी अप्रॉक्सीमेटली 9000 सब्सक्राइबर्स हैं। हम अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं। दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष किस राज्य में स्थापित किया गया है। ये करंट अफेयर आपका बनता है नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से। ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर भी आप करेक्ट आंसर बता सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री को इंस्टॉल किया गया है इनमें से ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल में, यानी कि वो स्टेट कौन सी है, ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी हैज़ बीन रैंक्ड द वर्ल्ड्स नंबर 1 इन सोलर कैपेसिटी, यानी कि किस भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी को सौर क्षमता में दुनिया का नंबर 1 स्थान दिया गया है। वो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जिसे नंबर 1 रैंक दिया गया है वर्ल्ड में सोलर कैपेसिटी में। इनमें से वो है ऑप्शन डी अडानी ग्रीन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी अडानी ग्रीन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच यूनियन टेरिटरी हैज़ सेटअप अ बायोडाइवर्सिटी काउंसिल टू डॉक्यूमेंट इट्स बायोडाइवर्सिटी, यानी कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी जैव विविधता के दस्तावेज के लिए एक जैव विविधता परिषद की स्थापना की है। वो यूनियन टेरिटरी है ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, जिसने सेटअप किया है बायोडाइवर्सिटी काउंसिल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विच इंडियन वॉज नेम्ड बाय द यूएन इन द लिस्ट ऑफ 2020 क्लास ऑफ यंग लीडर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि सतत विकास लक्ष्यों के लिए युवा वर्ग के 2020 वर्ग की सूची में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस भारतीय को नामित किया गया था। इनमें से वो इंडियन हैं ऑप्शन बी उदित सिंघाल। उदित सिंघाल वो इंडियन हैं जिन्हें नामित किया गया है यूनाइटेड नेशंस की लिस्ट में। और कौन सी लिस्ट में, 2020 क्लास ऑफ यंग लीडर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 18 साल के हैं उदित सिंघाल जिन्हें इस लिस्ट में इनरोल किया गया है। इस लिस्ट में यंगस्टर्स को इंक्लूड किया जाता है जो वर्ल्ड के मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज़ हैं, जैसे कि ग्लोबल चाइल्ड हेल्थ एंड प्राइमरी एजुकेशन, ओशन कंजर्वेशन यानी कि समुद्र को बचाना या संरक्षण आप कह सकते हैं, वाटर स्कार्सिटी यानी कि पानी की कमी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यानी कि वन्य जीवों का संरक्षण एट्सेट्रा। इसमें ये वर्ल्ड के मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज़ हैं जो यंगस्टर्स इनमें एफर्ट्स कर रहे हैं, उनको इस लिस्ट में शामिल किया जाता है। इसके अलावा उदित सिंघाल फाउंडर हैं किसके, ग्लास टू सेंड के, जो कि दिल्ली में है और एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली ज़ीरो वेस्ट इनिशिएटिव है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद विच नेशन टू सपोर्ट दी डीकार्बनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा, यानी कि भारत ने किस राष्ट्र के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसमें डी कार्बन और ऊर्जा संक्रमण एजेंडा का समर्थन किया गया। इनमें से इंडिया ने साइन किया है एग्रीमेंट किसके साथ, ऑप्शन बी नेदरलैंड्स के साथ, और सपोर्ट करने के लिए डीकार्बनाइजेशन को और एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा को। डीकार्बनाइजेशन यानी कि कार्बन को रिड्यूस करना है, कम करना है। इंडिया के नीति आयोग ने और एम्बेसी ने नीदरलैंड्स की न्यू दिल्ली में साइन किया था SOI यानी कि स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, सपोर्ट करने के लिए डीकार्बनाइजेशन को और एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा को, और ज़्यादा एनर्जी के लिए और साफ एनर्जी के लिए। कब हुआ था साइन, 28 सितंबर 2020 को। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु हैज़ वन दी
यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 यानी कि संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु कार्रवाई पुरस्कार 2020 किसने जीता है? यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 जीता है इनमें से ऑप्शन डी ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने। ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को सम्मानित किया गया है प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 से इसके एफर्ट्स के लिए, जहाँ पर टैकल किया गया है, निपटा गया है किसके साथ? क्लाइमेट चेंज के साथ, यानी कि जलवायु परिवर्तन के साथ कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान। क्वेश्चन नंबर 7 है विच नेशन हैज़ टारगेटेड टू अचीव ज़ीरो कार्बन एमिशंस बाय 2050 यानी कि किस राष्ट्र ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? ज़ीरो कार्बन एमिशंस अचीव करना है 2050 तक, ये टारगेट रखा गया है ऑप्शन सी जापान द्वारा। और ये अनाउंसमेंट की गई है, प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के योशिदा सुग, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस से करंट अफेयर बनता है। विच नेशन हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के राष्ट्रपति के रूप में किस राष्ट्र को फिर से चुना गया है, री इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? ऑप्शन बी इंडिया को। और जबकि को प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट किया गया है फ्रांस को। वर्चुअल मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, जो कि थर्ड असेंबली थी, वहाँ पर इंडिया को री इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, और को प्रेसिडेंट के लिए फ्रांस को। दोनों नेशंस को इलेक्ट किया गया है कितने टाइम पीरियड के लिए? 2 सालों के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है एशियाज़ फर्स्ट सोलर पावर्ड टेक्सटाइल मिल विल बी सेटअप इन विच स्टेट यानी कि एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाएगा? एशिया का पहला सोलर पावर्ड टेक्सटाइल मिल, इसका सेटअप किया जाएगा इंडियन स्टेट में, और वो स्टेट कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ पर? प्रभणी डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर जय भवानी वुमेन्स कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल ऐसा फर्स्ट सोलर पावर इनेबल्ड टेक्सटाइल मिल होगा एशिया का। कौन सा? जय भवानी वुमेन्स कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल। क्वेश्चन नंबर 10 है ग्रीन क्लाइमेट फंड हैज़ अप्रूव्ड फंड्स वर्थ USD 256 मिलियन फॉर विच नेशन यानी कि हरित जलवायु कोष ने किस राष्ट्र के लिए 256 मिलियन अमेरिकी डॉलर के फंड को मंजूरी दी है? ग्रीन क्लाइमेट फंड ने अप्रूव किया है USD 256 मिलियन कौन से नेशन के लिए? ऑप्शन सी बांग्लादेश के लिए। ग्रीन क्लाइमेट फंड ने जहां पर मंजूरी दी है 256 USD मिलियन फंड के लिए बांग्लादेश के लिए, किस फॉर्म में? ग्रांट्स और लोन्स के फॉर्म में, ताकि बांग्लादेश ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन होता है, उनका टारगेट है उसको कम करने का, उसको रिड्यूस करने का, पेरिस एग्रीमेंट के अंडर उसको कम कर सके। दैट्स वाई मंजूरी दी गई है ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा 256 मिलियन US की। पेरिस एग्रीमेंट क्या है? एक एग्रीमेंट है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर, डील करता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है जो, उसके मिटिगेशन से, उसको कम करने के लिए, उसके अडेप्टेशन से, उसको अनुकूल बनाने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन को, और फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करता है, जो कब लागू हुआ? 4 नवंबर 2016 को, यानी कि पेरिस एग्रीमेंट कब लागू हुआ? 4 नवंबर 2016 को। एग्जैक्ट डेट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट में ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में भी थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए कि इसे क्रिएट किया गया था सपोर्ट करने के लिए एफर्ट्स को, किनके एफर्ट्स को? डेवलपिंग कंट्रीज़ के, जो क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उनके लिए था। इसके अलावा GCF यानी कि ग्रीन क्लाइमेट फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? साउथ कोरिया में। क्वेश्चन नंबर 11 है विच टाइगर रिजर्व हैज़ रिसीव्ड द फर्स्ट TX2 इंटरनेशनल अवार्ड फॉर डबलिंग इट्स पॉपुलेशन यानी कि किस टाइगर रिजर्व को अपनी आबादी दोगुनी करने के लिए पहला TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? वो टाइगर रिजर्व है ऑप्शन सी पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व और उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपना पहला TX2 इंटरनेशनल अवार्ड जीता है डबल करने के लिए पॉपुलेशन को 4 सालों के अंदर, जहाँ पर टारगेट था कि डबल करना है नंबर्स को 10 ईयर्स में, लेकिन इन्होंने 4 साल के अंदर ही पॉपुलेशन को डबल किया है। दैट्स वाई इन्होंने ये अवार्ड जीता है। क्वेश्चन नंबर 12 है विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 11.5 मेगावाट पावर प्लांट टू बी रन ऑन म्यूनिसिपल वेस्ट यानी कि
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नगर निगम के कचरे पर चलने वाले 11.5 मेगावाट बिजली संयंत्र की आधारशिला रखी? ऑप्शन बी कर्नाटक है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जहां पर कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा ने फाउंडेशन स्टोन रखा किसका? 11.5 मेगावाट पावर प्लांट का, जो किस पर चलेगा? म्यूनिसिपल वेस्ट पर। और ये इस तरह का पहला प्लांट होगा स्टेट में, कर्नाटक स्टेट में इस तरह का ये पहला प्लांट होगा जो केपेबल होगा, कन्वर्ट करेगा 600 टन्स म्यूनिसिपल वेस्ट को किस में? 11.5 मेगावाट एनर्जी में। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच नेशन हैज़ प्लेज्ड टू मेक इट्स पब्लिक सेक्टर कार्बन न्यूट्रल बाय 2025? यानी कि किस देश ने 2025 तक अपने सार्वजनिक क्षेत्र के कार्बन को तटस्थ बनाने का संकल्प लिया है? इनमें से वो नेशन है ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने डिक्लेयर की थी क्लाइमेट इमरजेंसी 2 दिसंबर 2020 को, जहां पर उन्होंने प्लेज लिया कि अपने पब्लिक सेक्टर को बनाया जाएगा कार्बन न्यूट्रल, कब तक? 2025 तक। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंडिया वॉज रैंक्ड एट विच पोजीशन ऑन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021? यानी कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया था? इंडिया को रखा गया था ऑप्शन सी 10th प्लेस पर। इंडिया रहा 10th पोजीशन पर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में, और लास्ट ईयर जबकि कौन सी पोजीशन पर था? 9th पोजीशन पर था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, विच कंट्री वॉज रैंक्ड एट द बॉटम ऑफ द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021? यानी कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में किस देश को नीचे स्थान दिया गया था? बॉटम में रहा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में, ऑप्शन है US। और US लास्ट ईयर भी बॉटम पर था और इस साल भी बॉटम पर है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में, यानी कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ। इस लिस्ट में अगर हम बात करें तो US 61st प्लेस पर रहा, सऊदी अरेबिया 60 पर, ईरान 59 पर, कनाडा 58, ऑस्ट्रेलिया 54 और रशिया रहा 52 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच यूनियन टेरिटरी हैज़ बिकम द फर्स्ट वन टू बिकम 100% ऑर्गेनिक? यानी कि 100% कार्बनिक बनने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इनमें से वो यूनियन टेरिटरी है ऑप्शन डी लक्षद्वीप। सिक्किम के बाद लक्षद्वीप ऐसा पहला यूनियन टेरिटरी है जो बना है 100% ऑर्गेनिक, जबकि पहला स्टेट कौन सा था? सिक्किम। पहला स्टेट सिक्किम है और पहली यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है जो अब 100% ऑर्गेनिक है, यानी कि अब यहाँ पर फार्मिंग कृषि जो है उसमें यूज़ नहीं किया जाता है पेस्टिसाइड्स का, और आर्टिफिशियल जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनका यूज़ नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे वॉज वाइडली अप्रिशिएटेड फॉर डेवलपिंग द लुकोस्किन ड्रग, व्हाट डज इट ट्रीट? यानी कि डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे को लुकोस्किन दवा विकसित करने के लिए काफ़ी सराहना मिली, इसका क्या इलाज है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आपका पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट से बनता है। लुकोस्किन ड्रग ये किसका इलाज है? ऑप्शन सी विटिलिगो का। डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे हैं जिन्होंने विकसित किया है 6 हर्बल ड्रग्स को अब तक, यानी कि 6 हर्बल ड्रग्स अब तक उनके द्वारा डेवलप किए जा चुके हैं, लेकिन लुकोस्किन को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया है और उसे काफ़ी ह्यूज एक्सेप्टेंस मिली है, मार्केट में अपनाया गया है इसे काफ़ी ज़्यादा। लुकोस्किन का यूज़ किसके लिए किया जाता है? ट्रीट करने के लिए ल्यूकोडर्मा या फिर विटिलिगो को। और ये क्या है? एक कंडीशन है, एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर वाइट पैचेस आ जाते हैं हमारी स्किन के ऊपर। इसके अलावा इंडियन हेमंत कुमार पांडे को अवॉर्डेड भी किया गया है DRDO's साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से इनके कंट्रीब्यूशन के लिए, जहाँ पर इन्होंने विकसित किया है, डेवलप किया है कई हर्बल मेडिसिन्स को, उसके लिए उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंडियाज़ फर्स्ट हॉट एयर बैलून सफारी इन अ टाइगर रिजर्व हैज़ बिन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? यानी कि टाइगर रिजर्व में भारत का पहला हॉट एयर बैलून सफारी किस राज्य में शुरू किया गया है? इंडिया का पहला हॉट एयर बैलून सफारी टाइगर रिजर्व में शुरू किया गया है और वो कौन सा स्टेट है? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का वर्ल्ड फेमस बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इसकी शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ सोलर पावर पॉलिसी 2021? यानी कि किस राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है?
ये की गई है ऑप्शन ए गुजरात द्वारा। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी, उन्होंने दिसंबर 29 को 2020 में अनाउंस किया था सोलर पावर पॉलिसी 2021 अगले 5 सालों के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक साइंड $231 million loan agreement for construction of a 120 megawatt hydroelectric power plant in which state? यानी कि भारत और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में 120 मेगावाट पनबिजली संयंत्र के निर्माण के लिए $231 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से आपके और भी कई क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साइन किया है $231 मिलियन के लोन एग्रीमेंट पर कंस्ट्रक्ट करने के लिए 120 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस स्टेट में? ऑप्शन डी असम में, ताकि स्टेट में बूस्ट किया जा सके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी को। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। इसको मूविंग वाटर के साथ प्रोड्यूस किया जाता है और इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी में ग्लोबली कौन से प्लेस पर है? 5th पोजीशन पर है। और क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है कि विच इज़ एशियाज़ फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, यानी कि एशिया का पहला पनबिजली स्टेशन कौन सा है? इनमें से वो है ऑप्शन बी शिवन समुद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। कुछ फैक्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जो कि इंडिया से जुड़े हुए हैं, पहला पॉइंट है कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में है। लार्जेस्ट कंप्लीटेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है इंडिया का, यानी कि सबसे बड़ा है कौन सा? कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कंप्लीट है और इसकी टोटल कैपेसिटी क्या है इस प्रोजेक्ट की? 1960 मेगावाट। नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि नेक्स्ट फैक्ट है, फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कौन सा था? शिवन समुद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कर्नाटक में है, जिसे सेटअप किया गया था 1902 में, 1902 में इसे सेटअप किया गया था। और इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया गया था दीवान शेषधरी अय्यर द्वारा, इसे डिज़ाइन किया गया था। और इंडिया में कितने हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं? 197। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच स्टेट गवर्नमेंट विल इनिशिएट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बाय 2023? यानी कि कौन सी राज्य सरकार 2023 तक दुनिया की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना शुरू करेगी? वो है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट शुरू करेगी वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट 2023 तक। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किया जाएगा ओमकारेश्वर डैम पर। और ये डैम कहाँ पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और ऑपरेशनल कब तक होगा, यानी कि चालू कब तक होगा? 2023 तक होगा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट। और कितनी कैपेसिटी है इसकी? 600 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 22 है, हु रिलीज्ड इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2020? किसने रिलीज़ किया है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2020 को? इनमें से ऑप्शन डी नीति आयोग ने। नीति आयोग का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, यानी कि नीति आयोग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के पैरामीटर्स कौन से हैं, यानी कि इन पैरामीटर्स के बेसिस पर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। सबसे पहले देखा जाता है कि पेटेंट्स कितने हैं पर मिलियन पॉपुलेशन पर। उसके बाद पब्लिकेशन देखा जाता है साइंटिफिक जर्नल्स में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में जीडीपी का कितना परसेंटेज स्पेंड किया जा रहा है रिसर्च पर। नेक्स्ट पॉइंट पीएचडी स्टूडेंट्स का नंबर कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना किया जा रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और इनरोलमेंट देखा जाता है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, और साथ साथ नंबर देखा जाता है हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स का। और लास्ट पैरामीटर है इंटरनेट सब्सक्राइबर्स। ये पैरामीटर्स हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की। इसके बाद कैटेगरीज़ हैं, इसमें आपको मिल जाएंगी। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज़ में। सबसे पहले आ जाते हैं मेजर स्टेट्स, जो मेन स्टेट्स हैं उनके बारे में बात की जाती है, यूनियन टेरिटरीज़, और उसके बाद आ जाएंगे हिल और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। ये 3 कैटेगरीज़ हैं जिसमें डिवाइड किया गया है इनोवेशन इंडेक्स को। क्वेश्चन नंबर 23 हम देख लेते हैं जो इसी से कनेक्टेड है।
प्रीवियस क्वेश्चन से विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 अमंग मेजर स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। मेजर स्टेट्स में टॉप पर रहा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में ऑप्शन है कर्नाटक लास्ट ईयर भी टॉप पर रहा था और इस साल भी टॉप पर रहा। कंट्री में रिलीज़ की गई थी नीति आयोग द्वारा कब? 20 जनवरी 2021 को कर्नाटक ने स्कोर किया 42.5 का, और जबकि महाराष्ट्र सेकंड प्लेस पर रहा 38.03 स्कोर के साथ। तमिलनाडु थर्ड प्लेस पर रहा मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में 37.91 स्कोर के साथ। जबकि मेजर स्टेट्स में लास्ट पर कौन सा रहा? बिहार इस इंडेक्स में लास्ट पर था 14.5 स्कोर के साथ। इसके अलावा एक पॉइंट ये भी है कि 4 साउथर्न स्टेट्स थे, यानी कि साउथ के स्टेट्स थे 4 टॉप 5 में, जिनमें से थे कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल, जबकि सेकंड पर महाराष्ट्र था। और बॉटम स्टेट्स की लिस्ट में झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार, इन्होंने इंडेक्स में लोएस्ट स्कोर गेन किया, जहाँ पर ये मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में बॉटम पर है और बिहार लास्ट पर है 14.5 पॉइंट्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 24 है विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 अमंग दी नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स। नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स की कैटेगरी में टॉप पर रहा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। स्कोर कितना था हिमाचल प्रदेश का? 25.06। उत्तराखंड सेकंड पर रहा और मणिपुर थर्ड पर रहा, जबकि मेघालय लास्ट पर रहा 12.15 स्कोर के साथ नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स की लिस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स की लिस्ट में टॉप पर रहा हिमाचल प्रदेश, देन उसके बाद उत्तराखंड, मणिपुर और सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 25 है विच यूनियन टेरिटरीज स्मॉल स्टेट टॉप्ड इन दी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020। यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट में और या फिर स्मॉल स्टेट की लिस्ट में टॉप पर रहा है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में ऑप्शन डी दिल्ली ने टॉप किया है। यहाँ पर उसका स्कोर कितना रहा? 46.60। देन उसके बाद चंडीगढ़ रहा और थर्ड पर दमन एंड दीव, और लक्षद्वीप लास्ट पर रहा 11.71 स्कोर के साथ। इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज या फिर स्मॉल स्टेट्स की लिस्ट में दिल्ली ने रिकॉर्ड बनाया हाईएस्ट नंबर का पेटेंट एप्लीकेशंस का, और जहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट हुआ है नए स्टार्टअप्स का और कंपनीज का लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। क्वेश्चन नंबर 26 है द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड एन एग्रीमेंट फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी विद विच नेशन। यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राष्ट्र के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते को मंजूरी दी है? यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एग्रीमेंट कॉपरेशन के लिए किस फील्ड में? सोलर एनर्जी के फील्ड में। किस नेशन के साथ? ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान के साथ। क्वेश्चन नंबर 27 है इंडिया हैज़ सेटअप इट्स फर्स्ट सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन इन विच सिटी। यानी कि भारत ने किस शहर में आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए अपना पहला केंद्र स्थापित किया है? इंडिया ने फर्स्ट सेंटर इस्टेब्लिश किया है, सेटअप किया है वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए। कौन सी सिटी में? ऑप्शन डी चेन्नई में। कब किया है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के मौके पर। और वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल 2 फरवरी को, जहाँ पर वेटलैंड्स अराउंड जो है 4.6% कंट्री का जो लैंड एरिया है उसको कवर करते हैं। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2021 के बारे में, इस दिन को ऑर्गेनाइज किया गया है रेस करने के लिए ग्लोबल अवेयरनेस, यानी कि वैश्विक जागरूकता किसके बारे में कि इम्पॉर्टेंट रोल क्या है वेटलैंड्स के हमारे प्लैनेट पर। वर्ल्ड वेटलैंड डे को सेलिब्रेट किया गया था पहली बार कब? 2 फरवरी को 1997 में, जब कंप्लीट हुए थे 26 ईयर्स कंप्लीट हुए थे किसको? रामसर कन्वेंशन को। और 4 मेन काइंड्स हैं वेटलैंड्स के, 4 मुख्य प्रकार हैं वेटलैंड्स के आर्द्रभूमि के, मार्श, स्वाम्प, बोग और फेन। इसके अलावा वेटलैंड्स क्या होता है? वेटलैंड्स जहाँ पर पानी किससे मिलता है? लैंड के साथ मिलता है। या ज्योग्राफी में आप कह सकते हैं कि वेटलैंड्स वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर पानी किससे कवर होता है? मिट्टी के साथ, जिसे दलदल कहा जाता है, या फिर लैंड का वो एरिया जो हमेशा गीला रहता है। एक क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि वाई आर वेटलैंड्स इंपॉर्टेंट, और इम्पॉर्टेंट क्यों है वेटलैंड्स? वेटलैंड्स क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, रहने के लिए जगह प्रदान करते हैं, आवास प्रदान करते हैं थाउजेंड ऑफ स्पीसीज़ को। कौन सी स्पीसीज़ को? एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल
प्लांट्स और एनिमल्स को, यानी कि जो जलीय और स्थलीय प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं उनको हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं वेटलैंड्स। और वेटलैंड्स वैल्यूबल हैं काफ़ी फ्लड से प्रोटेक्ट करने के लिए और क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन के लिए, यानी कि जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए इम्पॉर्टेंट है वेटलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ वेटलैंड्स। वेटलैंड्स के नेगेटिव इफेक्ट क्या है? इनसे लॉस ऑफ वेजिटेशन होता है, वनस्पति की हानि होती है, सेलनाइजेशन होता है यानी कि लवणता आती है, और वाटर पॉल्यूशन होता है। ये कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वेटलैंड्स की। इसके बाद रामसर कन्वेंशन के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वेटलैंड्स, यानी कि आर्द्र भूमि के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि है। कौन सी? रामसर कन्वेंशन, जिसे कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। और इसका नाम पड़ा ईरान में एक सिटी है रामसर, उस पर इसका नाम पड़ा है, जहाँ पर ये कन्वेंशन साइन हुआ था 1971 में। हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पर अडॉप्ट किया गया था इस कन्वेंशन को, यानी कि कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स को। कब? 2 फरवरी 1971 में। और एक क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है कि रिसेंटली अनाउंस्ड वेटलैंड कौन सा है इंडिया में? 17 नवंबर 2020 को अनाउंस किया गया था। TSO कर है, लद्दाख की लेह डिस्ट्रिक्ट में है। ये रिसेंटली अनाउंस किया गया वेटलैंड है इंडिया में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी रिकग्नाइज्ड रामसर साइट्स इन इंडिया टिल दिसंबर 2020, यानी कि दिसंबर 2020 तक भारत में कितने मान्यता प्राप्त रामसर स्थल हैं? 42 रिकग्नाइज्ड रामसर साइट्स हैं इंडिया में दिसंबर 2020 तक, जहाँ पर 42nd रामसर साइट कौन सी थी? लद्दाख का TSO कर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। ये एक ऐसा वेटलैंड है जिसे इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस मिली है, और ये 2nd रामसर साइट है यूनियन टेरिटरी लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 28 है विच नेशन हैज़ एग्रीड टू फॉर्ज डीपर एंगेजमेंट विद इंडिया इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि किस राष्ट्र ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के साथ गहरा जुड़ाव बनाने पर सहमति व्यक्त की है? इनमें से वो नेशन है ऑप्शन डी बहरीन। और ये कब डिसाइड किया गया है? जब फर्स्ट इंडिया बहरीन जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई है, किस फील्ड में? रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में। कब हुई थी? 4 फरवरी 2021 को। रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? यूज़फुल एनर्जी है जिसे कलेक्ट किया जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज से, जैसे कि सनलाइट, विंड, रेन, टाइड्स, वेव्स और जियोथर्मल हीट। इन सब से कलेक्ट किया जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। क्वेश्चन नंबर 29 है इंडियाज़ फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट विल बी सेटअप इन विच यूनियन टेरिटरी, यानी कि भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? इंडिया का पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट सेटअप किया जाएगा, इसे किस यूनियन टेरिटरी में? ऑप्शन ए लद्दाख में। इंडिया का फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट इसे सेटअप किया जाएगा ईस्टर्न लद्दाख के पुगा विलेज में। और इस विलेज को आइडेंटिफाई किया गया है हॉटस्पॉट के रूप में, यानी कि एक स्मॉल एरिया के रूप में। किसके? कंट्री में जियोथर्मल एनर्जी के। किनके द्वारा? साइंटिस्ट द्वारा। इस प्रोजेक्ट को जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कब तक चालू होगा? 2022 के एंड तक। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? नेचुरल हीट होती है। किसके अंदर होती है? ये अर्थ के अंदर होती है नेचुरल हीट, यानी कि प्राकृतिक गर्मी होती है, ऊष्मा होती है। किसके अंदर? अर्थ के अंदर। और जियोथर्मल जो वर्ड है वो कहाँ से आता है? ग्रीक वर्ड से आता है, जियो यानी कि अर्थ और थर्म यानी कि हीट। जियोथर्मल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, क्योंकि हीट क्या होती है? कंटिन्यूसली प्रोड्यूस कहाँ से होती है? अर्थ के अंदर। पीपल यूज़ करते हैं जियोथर्मल हीट का किसके लिए? बाथिंग के लिए, बिल्डिंग्स के हीट के लिए और जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया में जियोथर्मल फील्ड्स पर स्टडी स्टार्ट हुई थी 1970 में। GSI यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई किया है, पहचान की है 350 जियोथर्मल एनर्जी की, कि 350 जियोथर्मल एनर्जी लोकेशंस हैं कंट्री में। और इनमें से मेन लोकेशन कौन सी है? लद्दाख का पुगा वैली। और एस्टिमेटेड पोटेंशियल जियोथर्मल एनर्जी का कितना है इंडिया में? अबाउट 10,000 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 30 है विच कंट्री प्लान्स टू बिल्ड दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म, यानी कि दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय पवन फार्म के निर्माण की योजना किस देश में है? वो है ऑप्शन डी साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने प्लान किया है कि बिल्ड करेंगे 8.2 गीगावाट ऑफशोर विंड फार्म का जियोनम प्रोविंस में। कब तक? 2030 तक।
ये अनाउंसमेंट की गई है मून जेई इन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा 5 फरवरी 2021 को, जहां पर $43 बिलियन की डील को साइन करने के बाद। ऑफशोर विंड फार्म क्या होता है? जो सिचुएटेड होता है, लोकेटेड होता है, स्थित होता है कहाँ पर? समुद्र से कुछ डिस्टेंस पर। जो शोर होता है समुद्र का, तट होता है, उससे दूर होता है, यानी कि खुले समुद्र में। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच नेशन हैज़ रिसीव्ड $200 मिलियन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक फॉर सेफ वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज, यानी कि सुरक्षित जल और स्वच्छता सेवाओं के लिए विश्व बैंक से $200 मिलियन अमेरिकी डॉलर किस राष्ट्र को प्राप्त हुए हैं? वो नेशन है ऑप्शन बी बांग्लादेश को रिसीव हुआ है $200 मिलियन वर्ल्ड बैंक से। किसके लिए? सेव वाटर और सैनिटेशन सर्विसेज के लिए रूरल एरियाज़ में, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में। एग्रीमेंट को साइन किया गया है किसके बीच में? बांग्लादेश गवर्नमेंट के बीच में और वर्ल्ड बैंक के बीच में हुआ है साइन 9 फरवरी 2021 को। और प्रोजेक्ट का एम क्या है? प्रोवाइड करना है 3.6 मिलियन पीपल को पहुंचानी है हाइजीनिक सैनिटेशन फैसिलिटीज़ और 6 लाख लोगों तक पहुंचाना है क्लीन वाटर रूरल एरियाज़ में। क्वेश्चन नंबर 32 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से आपका बनता है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक के रूप में किससे चुना गया है? इनमें से वो हैं ऑप्शन ए अजय माथुर, जिन्हें नए डायरेक्टर जनरल के रूप में चुना गया है, इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। एक स्पेशल वर्चुअल असेंबली हुई थी, वहाँ पर इन्हें इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल। और ये किन्हें रिप्लेस करेंगे? उपेंद्र त्रिपाठी को रिप्लेस करेंगे, जो इस पोस्ट पर कब से थे? 2017 से। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था इस इनिशिएटिव को, यानी कि कौन सा इनिशिएटिव? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। एक स्पीच में नवंबर 2015 में लंदन में दी थी ये स्पीच। और उसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस इस्टेब्लिश कब हुआ था? 2015 में। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ओपन हुआ था साइन के लिए कब? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP22 में। और कहाँ पर हुई थी? मार्केश में, नवंबर 2016 में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एम क्या है? प्रमोट करना है सोलर एनर्जी को और रिड्यूस करना है जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, यानी कि जीवाश्म ईंधन होते हैं, जैसे कि ऑयल, कोल और नेचुरल गैस, इन पर डिपेंडेंस को कम करना है, निर्भरता को कम करना है। ये किसका एम है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ प्लान्ड टू लॉन्च दी वर्ल्ड सोलर बैंक, यानी कि किस संगठन ने विश्व सौर बैंक शुरू करने की योजना बनाई है? वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने प्लान किया है कि लॉन्च करेंगे वर्ल्ड सोलर बैंक को। ऑप्शन बी इंटरनेशनल सोलर अलायंस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसने प्लान किया है लॉन्च करने का वर्ल्ड सोलर बैंक को, इन शॉर्ट WSB को। कहाँ पर करेंगे लॉन्च? यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में, जो कहाँ पर होगी? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, नवंबर 2021 में। 2021 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जिसे COP26 या फिर 26th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के नाम से भी इसे जाना जाता है, स्केड्यूल किया गया है स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 1 से 12 नवंबर 2021 में। किसकी प्रेसिडेंसी के अंडर? यूनाइटेड किंगडम की। और प्रेसिडेंट होंगे इसके आलोक शर्मा, यानी कि COP26 के प्रेसिडेंट कौन होंगे? आलोक शर्मा। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच इंडियन सिटी हैज़ बिन रिकग्नाइज्ड एज द 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि किस भारतीय शहर को विश्व के 2020 ट्री सिटी के रूप में मान्यता दी गई है? इनमें से वो इंडियन सिटी है ऑप्शन सी हैदराबाद, जिसे मान्यता दी गई है 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। किसके द्वारा? आर्बर डे फाउंडेशन है उसके द्वारा, और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन शॉर्ट FAO द्वारा। इसलिए क्योंकि इन्होंने ग्रो किया है और मेंटेन किया है जो अर्बन फॉरेस्ट है, यानी कि शहरी फॉरेस्ट हैं, उनको मेंटेन किया है और ग्रो किया है। दैट्स वाई इस इंडियन सिटी को, हैदराबाद सिटी को रिकग्नाइज किया गया है एज द 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 35 है, यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर इनॉग्रेटेड अटल पर्यावरण भवन इन विच यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लक्षद्वीप। यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने
इनॉग्रेट किया है लक्षद्वीप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर्स अटल पर्यावरण भवन का। कहाँ पर? ऑप्शन डी, लक्षद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच इंडियन बॉडी अनाउंस्ड अ न्यू ब्रिटिश काउंसिल डेवलप्ड असेसमेंट फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि किस भारतीय निकाय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर एक नई ब्रिटिश काउंसिल विकसित मूल्यांकन ढांचे की घोषणा की? इनमें से वो इंडियन बॉडी है ऑप्शन डी, CBSE, जिसने अनाउंसमेंट की है एक नए ब्रिटिश काउंसिल डेवलप्ड असेसमेंट फ्रेमवर्क की, जो किस आधार पर है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बेस पर है। इसमें इंक्लूड किया जाएगा 6 to 10th क्लासेस को, यानी कि 6 से लेकर 10th क्लासेस को इसमें इंक्लूड किया गया है। और कौन से सब्जेक्ट्स होंगे? इंग्लिश, मैथ्स और साइंस। कोलैबोरेशन किया गया जहाँ पर ब्रिटिश काउंसिल के साथ और अंडर द न्यू सिस्टम, और इस नए सिस्टम के अंडर क्या है? टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन पेपर्स को और अदर असेसमेंट मेथड्स को। और ये फ्रेमवर्क पार्ट है किसका? CBSE कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट का, यानी कि स्टूडेंट्स को और स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि और एबिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। और ये CBSE कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट किसको रिप्लेस करेगा? जो पहले से ही मौजूदा रोट लर्निंग मॉडल है, यानी कि रटकर सीखने वाला मॉडल है, उसको रिप्लेस कर देगा किसके साथ? कॉम्पिटेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क के साथ। और इसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। और CBSE के चेयरमैन कौन है? करंट मनोज आहूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, व्हेन वाज इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व्ड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया ऑप्शन डी, 8 सितंबर को। इंटरनेशनल लिटरेसी डे हर साल मनाया जाता है 8 सितंबर को, रिमाइंड करने के लिए हर एक को कि इम्पोर्टेंस क्या है लिटरेसी के, यानी कि साक्षरता का महत्व क्या है इंडिविजुअल्स के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए और सोसाइटीज़ के लिए। और 2020 में फोकस किया गया था इस दिन पर लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड, इस पर फोकस किया गया था 2020 में। और क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हेन इज़ हिंदी दिवस ऑब्जर्व्ड, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी, 14 सितंबर। 14th सितंबर इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, यानी कि संविधान सभा ने देवनागरी लिपि की हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, व्हेन वाज इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर ऑब्जर्व्ड, यानी कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 16 सितंबर को, जिसे वर्ल्ड ओजोन डे के नाम से भी जाना जाता है। हर साल 16 सितंबर को इसे सेलिब्रेट किया जाता है। 2020 का थीम क्या था? ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, यानी कि 2020 में 35 साल कंप्लीट हो चुके हैं वियना कन्वेंशन को। 2020 में वर्ल्ड ओजोन डे पर सेलिब्रेट किया गया 35 सालों को वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में 1985 में वर्ल्ड गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया था, अपनाया था वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर को। 16 सितंबर को डेजिग्नेट किया गया है, नामित किया गया है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको बताना है, व्हेन वाज इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन ऑब्जर्व्ड, यानी कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन को मनाया गया ऑप्शन बी, 13 अक्टूबर को। डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन क्या है? इन शॉर्ट DRR क्या है? एक सिस्टमेटिक अप्रोच है आइडेंटिफाई करने की, असेस करने की और रिड्यूस करने की डिज़ास्टर के रिस्क को, यानी कि आपदा के जोखिमों की पहचान करने की, आकलन करने की और उन्हें कम करने के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, व्यवस्थित दृष्टिकोण है डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। इसका एम क्या है? रिड्यूस करना है सोशो इकोनॉमिक जो लॉस होता है, यानी कि सामाजिक और आर्थिक लॉस होता है डिज़ास्टर की वजह से, उसको रिड्यूस करना है। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हेन इज़ वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड, यानी कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे हर साल मनाया जाता है ऑप्शन ए, 5 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको बताना है, व्हेन इज़ नेशनल मैथमेटिक्स डे ऑब्जर्व्ड, नेशनल मैथमेटिक्स डे
मनाया जाता है हर साल, ऑप्शन बी 22 दिसंबर को। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है किन की? इंडिया के मैथमेटिकल जीनियस श्रीनिवास रामानुजन की। और इसके अलावा डॉक्टर कैरोलिना अराजो है, उनको सम्मानित किया गया है रामानुजन प्राइज़ के साथ मैथमेटिक्स के लिए 2020 में। ये मैथमेटिशियन है किस इंस्टीट्यूट से? इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, जो रियो डी जनेरियो में है। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हेन इज़ वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेटेड? यानी कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेल डे हर साल मनाया जाता है, ऑप्शन ए 4 जनवरी को। वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेट किया जाता है 4 जनवरी को। किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है इस दिन? लुइस ब्रेल की, जो इन्वेंटर हैं किसके? ब्रेल स्क्रिप्ट की। और ब्रेल किन के लिए है? जो विजन इम्पेयर्ड पीपल हैं, यानी कि ब्लाइंड लोगों के लिए है। लुइस ब्रेल का जन्म कब हुआ था? 4 जनवरी 1809 को। किस टाउन में? कॉपरेव में, जो नॉर्थर्न फ्रांस में है। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हेन वाज नेशनल प्रेस डे ऑब्जर्व्ड? नेशनल प्रेस डे को मनाया जाता है, ऑप्शन डी 16 नवंबर को। और हर साल इस दिन स्प्रेड किया जाता है मैसेज की ज़रूरत है एक फ्री और रिस्पॉन्सिबल प्रेस की। और जबकि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था 3 मई को, 3 मई को क्या डिक्लेयर किया था कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे या फिर वर्ल्ड प्रेस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। अगर इंडिया में बात करें तो नेशनल प्रेस डे हर साल मनाया जाता है 16 नवंबर को। और वर्ल्ड प्रेस डे कब मनाया जाता है दुनिया में? 3 मई को। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2020 का थीम क्या था? जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हेन वाज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2021 ऑब्जर्व्ड? यानी कि विश्व वन्यजीव दिवस 2021 का मनाया गया, 3 मार्च को ये मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। थीम के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2021 का फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। और जबकि 2020 का क्या थीम था? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखना, ये 2020 का थीम था। पर्पस क्या है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का? सेलिब्रेट करना और अवेयरनेस को रेज करना है। किसके बारे में? वर्ल्ड के वाइल्ड फौना और फ्लोरा के बारे में, यानी कि विश्व के वन्य जीव, यानी कि पशु वर्ग और वनस्पतियां हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनके बारे में जागरूकता फैलाना है। क्वेश्चन नंबर 46 में आपको बताना है, द गवर्नमेंट विल बी सेटिंग अप विंटर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट इन विच हिल स्टेशन? यानी कि सरकार किस हिल स्टेशन में विंटर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना करेगी? इनमें से ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर के गुलमार्ग में सेटअप किया जाएगा विंटर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का, जहां पर यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू। उन्होंने इन्फॉर्म किया है, सूचित किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है विंटर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट को सेटअप करने के लिए कश्मीर के गुलमार्ग में। और सेंटर के पास, यानी कि केंद्र के पास, एक स्पेसिफिक रोड मैप है जहां पर काम किया जाएगा प्रमोट करने के लिए और ट्रेन करने के लिए। कश्मीरी जो यूथ है उनको ट्रेन किया जाएगा और प्रमोट किया जाएगा सभी मेजर स्पोर्ट्स में। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हेन इज़ वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब एवरी ईयर? यानी कि विश्व जल दिवस हर साल दुनिया भर में कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे हर साल मनाया जाता है, ऑप्शन डी 22 मार्च को। और इस दिन फोकस किया जाता है कि इम्पॉर्टेंस क्या है वाटर के, और साथ ही साथ एक्शन लिया जा सके कि कैसे टैकल करना है, कैसे निपटना है जो ग्लोबल वाटर क्राइसिस है उनसे। और इस दिन का एम क्या है? हाईलाइट करना है कि क्या इंपॉर्टेंस है फ्रेश वाटर के। और अक्सर थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो थीम क्या था वर्ल्ड वाटर डे 2021 का? वेलिंग वाटर, जहाँ पर यूनाइटेड नेशंस ने डिस्क्राइब किया है इस थीम को कि जो वैल्यू है वाटर की वो काफ़ी ज़्यादा है इसके मूल्य से भी, यानी कि इसके प्राइस से भी काफ़ी ज़्यादा है वाटर की वैल्यू, यानी कि द वैल्यू ऑफ वाटर इज़ अबाउट मच मोर देन इट्स प्राइस। और इसके अलावा वर्ल्ड वाटर डे जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 है उसमें भी काफ़ी हेल्प करता है, जहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 क्या है? वाटर एंड सैनिटेशन बाय ऑल फॉर 2030, यानी कि 2030 तक जल और स्वच्छता पहुँचाना है सभी को। इसमें भी हेल्प करता है वर्ल्ड वाटर डे। और इसके अलावा 2020 का भी आपको, यानी कि प्रीवियस ईयर का भी आपको थीम पता होना चाहिए, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज था, यानी कि जल और जलवायु परिवर्तन था 2020 का थीम। क्वेश्चन नंबर 48 है, इंटरनेशनल वेस्ट पिकर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन?
इंटरनेशनल वेस्ट पीकर्स डे हर साल मनाया जाता है, ऑप्शन है 1 मार्च को। इंटरनेशनल वेस्ट पीकर्स डे 1 मार्च को मनाया जाता है किसकी मेमोरी में? मैसेकर हुआ था यानी कि हत्याकांड हुआ था कहाँ पर? कोलंबिया में, जहाँ पर 11 वर्कर्स को ब्रूटली मार दिया गया था, बेरहमी से मार दिया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ बैरनकिला में। दैट्स वाई इंटरनेशनल वेस्ट पीकर्स डे को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 1 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हेन इज़ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल, ऑप्शन सी 23 मार्च को। इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था, पहले इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस में सम्मेलन हुआ था, ऑस्ट्रिया के वियना में हुआ था 1873 में। इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गया, क्या बन गया? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गया, यानी कि इंटरनेशनल से वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गया 23 मार्च 1950 को। इसके बाद वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में है। और थीम 2021 का क्या रहा? द ओशियन आर क्लाइमेट और वेदर, यानी कि समुद्र हमारा जलवायु और मौसम। ये था 2021 का थीम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे का। और जबकि 2020 का थीम क्या था? क्लाइमेट एंड वाटर, यानी कि जलवायु और जल। और फ्रेंड्स, आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन से पहले हम आपको बता दें, अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 मई 2021 के लिए कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो आप ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, 60 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और टॉपिक वाइज पीडीएफ भी वहां पर अवेलेबल है, जहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं। जबकि सब्सक्रिप्शन प्लान लेने से पहले आपके लिए डेमो भी अवेलेबल है, तो पहले डेमो लीजिए, देन उसके अकॉर्डिंग जो भी प्लान आपको सूटेबल लगता है वो प्लान को आप ले सकते हैं। और इसके अलावा बाकी की इन्फॉर्मेशन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, व्हेन इज़ वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि विश्व भर में हर साल विश्व क्षय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, ऑप्शन डी 24 मार्च को। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड में। रॉबर्ट कॉच ने अनाउंसमेंट की थी इस दिन, यानी कि 24 मार्च 1882 को, कि उन्होंने डिटेक्ट किया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को। ट्यूबरक्लोसिस इन शॉर्ट टीबी किसके कारण होता है? एक बैक्टीरिया के कारण होता है, और वो बैक्टीरिया कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो अक्सर किसे अफेक्ट करता है, किसे प्रभावित करता है? हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़ों को। ट्यूबरक्लोसिस क्योरेबल भी है और प्रिवेंटेबल भी है, यानी कि ये इलाज योग्य भी है और रोके जाने योग्य भी है। टीबी कैसे फैलता है? टीबी फैलता है पर्सन टू पर्सन, किसके थ्रू? एयर के थ्रू, यानी कि हवा के थ्रू फैलता है। जब भी पीपल जो अफेक्टेड हैं किससे? लंग टीबी से, वो कफ करते हैं, स्नीज करते हैं और स्पिट करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो टीबी के जर्म्स हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं इन्वायरमेंट में। इसके अलावा थीम क्या है 2021 का? वर्ल्ड टीबी डे का द क्लॉक इज़ टिकलिंग। और जबकि 2020 का क्या थीम था? इट्स टाइम टू एंड टीबी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने कवर किया लास्ट 6 मंथ्स के जो आपके इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 मई 2021 के एग्ज़ाम के लिए। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। इन करंट अफेयर्स की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आते थे, यानी कि 50 क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चंस का ऑलरेडी आंसर पता था। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।